नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ध्वनि चैप्टर, जिसका इंग्लिश है साउंड। जो बच्चे क्लास 8 में पढ़ रहे हैं उनका इस वीडियो के माध्यम से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और कहीं से भी प्रश्न आएगा तो वो आसानी से बना सकेंगे। जो लोग क्लास 9th में हैं उनका आधा चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ जो लोग बिहार टैलेंट सर्च एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो 6 to 8 के लिए उनका पूरा सिलेबस साइंस में ध्वनि चैप्टर का कंप्लीट होगा। क्योंकि 6, 7, 8 किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो बिहार टैलेंट सर्च परीक्षा में आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। चलिए शुरू करते हैं। ध्वनि साउंड। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो तरंग रूप में संचरित होती है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो तरंग के रूप में एक जगह से दूसरी जगह जाती है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्वनि की उत्पत्ति कंपन से यानी वाइब्रेशन से होती है। ध्वनि की उत्पत्ति कंपन वाइब्रेशन से होती है। आपने गला पे हाथ रख के कुछ बोलिए, कुछ ही बोलिएगा तो आपके कंठ से जो वाइब्रेशन फील होगा, कंपन फील होगा। आप एक थाली ले लीजिए, उसको चम्मच से पीटिए, ये कंपन कर रहा है। कंपन करेगा तभी वो साउंड प्रोड्यूस होगा, आवाज़ उत्पन्न होगी, ध्वनि उत्पन्न होगी। तो हमने क्या सीखा, ध्वनि की उत्पत्ति कंपन से होती है। अब देखिए, जिन कंपनों की अनुभूति हमें कानों द्वारा होती है और जिन्हें हम सुन सकते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। जिन कंपनों को हम सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, उसको ध्वनि कहते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह बना, ध्वनि की उत्पत्ति किससे होती है? कंपन से। ध्वनि की उत्पत्ति क्यों होती है? कंपन के कारण। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे कि ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, जबकि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। जबकि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ध्यान रखेंगे, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। और ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर ध्वनि को यहाँ से यहाँ तक जाना है तो इसको माध्यम चाहिए, रास्ता चाहिए। रास्ता क्या होगा? चाहे ठोस माध्यम हो, द्रव हो या गैस हो, तभी ध्वनि यहाँ से यहाँ आ पाएगी। यहाँ पर देखिए हमने लिख भी दिया, ध्वनि संचरण यानी ध्वनि गमन के लिए ध्वनि को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि सभी माध्यम में गमन करती है, ठोस, द्रव तथा गैस। ठोस हो गया आपका लोहा, द्रव हो गया पानी, गैस हो गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हवा, ये सभी गैस हो गई। तो ध्वनि सभी माध्यम में गमन करेगी, ठोस, द्रव तथा गैस में। ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखेंगे कि निर्वात वैक्यूम में ध्वनि गमन नहीं करती है। अब आप यहाँ पे समझें कि निर्वात किसे कहते हैं। अगर किसी जगह से हवा को हटा दिया जाए तो उसको निर्वात कहते हैं। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कि चंद्रमा पर क्या होता है, चंद्रमा पर निर्वात के कारण अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के धरातल पर एक दूसरे की बात नहीं सुन पाते। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ पे निर्वात की स्थिति है। जो ही निर्वात है तो ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह गमन नहीं करेगी। तो इसलिए चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री कुछ बोलेंगे तो दूसरे अंतरिक्ष यात्री उसको नहीं सुन पाएंगे। यहाँ पे अगला है, ध्वनि की गति ठोस में सबसे अधिक होती है तथा गैस में सबसे कम। ध्वनि की गति ठोस में सबसे अधिक होती है तथा गैस में सबसे कम। यानी ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में होगी, उसके बाद आपका द्रव में होगा, उसके बाद ध्वनि की गति सबसे अधिक गैस में होगी। तो सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में ध्वनि का गति का ये क्रम है। ध्यान रखेंगे, ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में होती है। अब यहाँ पे एक है, ध्वनि को हम जिस ज्ञानेंद्रियां द्वारा सुनते हैं उसे कान कहते हैं। ध्वनि को हम जिस ज्ञानेंद्रियां द्वारा सुनते हैं उसे कान कहते हैं। आइए अब कान के बारे में डिटेल से समझते हैं। आइए अब मानव कान के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ मानव कान, ये कान का चित्र है। ये कान का सबसे बाहरी भाग है जिसको कर्ण पल्लव कहते हैं। कान के सबसे बाहरी भाग को कर्ण पल्लव कहते हैं। और यहाँ से ये
ये छिद्र है कान का। उसके बाद जो सफ़ेद रंग का, जिसको आप लोग चतरा भी कहते हैं, उसको कर्णपटह कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कर्णपटह कहते हैं। आइए अब समझते हैं इसको। छिद्र को नालिका कहेंगे। छिद्र को क्या कहेंगे? नालिका कहेंगे। आइए डिटेल से समझते हैं क्या कहानी है। ध्वनि को हम जिस ज्ञानेंद्रियां द्वारा सुनते हैं उसे कान कहते हैं। ध्वनि को हम जिस ज्ञानेंद्रियां द्वारा सुनते हैं उसे कान कहते हैं। कि ज्ञानेंद्रियां 5 होती है, आप लोगों को पता है। आँख, ये बात जानना जरूरी है। नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इनके बारे में आपको जानना जरूरी है। ज्ञानेंद्रियां टोटल 5 हैं, उसी में से कान है। ध्वनि को हम जिस ज्ञानेंद्रियां द्वारा सुनते हैं उसे कान कहते हैं, जिसको मुख्यतः 3 भाग हैं: बाहरी भाग, मध्य भाग तथा आंतरिक भाग। कान के 3 भाग, बाहरी भाग, मध्य भाग तथा आंतरिक भाग। ये आपका कान का बाहरी भाग हो गया, ये जो बीच में देख रहे हैं मध्य भाग हो गया, और ये आंतरिक भाग हो गया। बाहरी भाग जिसकी आकृति कीप जैसी होती है कर्ण पल्लव कहलाता है। जो आपका सबसे कान का बाहरी भाग है वो कर्ण पल्लव कहलाता है। यहाँ पे कर्ण पल्लव को देख सकते हैं। यह हवा से या अन्य माध्यम से ध्वनि कंपन ग्रहण करता है, क्योंकि जो ही हम बोलते हैं वो एक कंपन का रूप ही है। तो हवा कंपित होते हुए हमारे कानों तक पहुँचती है। तो कर्ण पल्लव हवा या अन्य माध्यम से ध्वनि कंपन ग्रहण करता है। अब यह कंपित ध्वनि एक नालिका से गुजरती है। इस नालिका से गुजरती है और आगे बढ़ती है, जिसके सिरे पर एक पतली झिल्ली दृढ़ता से तनी रहती है, इसे कर्णपटह कहते हैं। फिर ये जो कंपन आगे बढ़ती जाती है और यहाँ पे आपका यहाँ पे एक कर्णपटह होता है, एक पतली झिल्ली होती है जो कसी हुई रहती है, उसको कर्णपटह कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब ध्वनि कंपन कर्णपटह पे पहुंचती है तो क्या करता है? कर्णपटह भी कंपित होने लगता है। अगर आप पन्ना ले लीजिए, उसके आसपास कस के बोलिए तो देखिएगा कि वो कंपन करने लगता है। पन्ना, पेज, कॉपी का पन्ना लीजिए तो कर्णपटह भी उसी तरह कंपित होने लगता है। और क्या होता है? कर्णपटह के पास 3 कान की हड्डी होती है। 3 कान की हड्डी होती है, वो क्या करती है? इस कंपन को कई गुना बढ़ा देती है। ये बढ़े हुए कंपन मध्य भाग से आंतरिक भागों में हस्तांतरित होकर यह अब चल गया आंतरिक भाग में। वहाँ से क्या करता है? कंपन विद्युतीय सिग्नल में बदल जाते हैं, जिसे श्रवण तंतु द्वारा मस्तिष्क को पहुंचा दिया जाता है। अंत में मस्तिष्क इसे ध्वनि के रूप में ग्रहण करता है। इस प्रकार हम ध्वनि सुनते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जो आंतरिक भाग है उस कंपन को विद्युत सिग्नल में बदल देता है। यानी कंपन किस में बदल गया? विद्युत सिग्नल में, विद्युत संकेत में। अब क्या होता है? यहाँ से आप जो देखिए, यहाँ से आपका किस में चेंज हो गया? यहाँ पे आपका चेंज हो गया ये विद्युत संकेत में। अब यहाँ से तंतु लगा होता है, वो तंतु क्या होता है? मस्तिष्क को खबर पहुंचाता है हम ये बात सुन रहे हैं, और इस प्रकार से हम सुनने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। ठीक, तो अब हमारा यहाँ पे है दोलन। अब देखिए दोलन, ओसिलेटरी मोशन, किसी वस्तु का अपनी माध्य स्थिति से बार बार बाएं से दाएं एवं दाएं से बाएं गति करना दोलन गति कहलाता है। कंपन भी एक प्रकार का दोलन है। अब आपको सिंपल फॉर्मेट में समझाते हैं। मान चलिए एक वस्तु को यहाँ से मैं सिलेक्ट कर दिए। अब ये जो बार बार यहाँ से आगे पीछे घूमते रहेगी, यहाँ से ये शुरू की, फिर यहाँ तक आया, फिर इसके बाद ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ तक आया, फिर इसके बाद ये यहाँ गया, तो ये दोलन गति हो गई। देख रहे एक माध्य बिंदु के ये आगे पीछे कर रही है तो ये दोलन हो गया, ऑसिलेटरी मोशन हो गया, दोलन गति हो गया। यहाँ पे आप दोलन के बाद दोलन गति लिख दीजिएगा, यानी ऑसिलेटरी मोशन, गति छूट गया यहाँ पे आप गति लिख दीजिएगा। तो हमने क्या समझा? किसी वस्तु का अपनी माध्य स्थिति से बार बार बाएं से दाएं एवं दाएं से बाएं गति करना दोलन गति कहलाता है। कंपन भी एक प्रकार का दोलन है।
अब यहाँ देखिए, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी प्रति सेकेंड 1 सेकेंड में होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकेंड में जितना बार दोलन होगा उसको आवृत्ति कहेंगे। हमने क्या सीखा? 1 सेकेंड में जितना बार दोलन हो जाए, 1 सेकेंड में जितना बार दोलन हो जाए उसको आवृत्ति कहेंगे। मान चलिए कोई वस्तु है जो 1 सेकेंड में 5 बार दोलन करती है, 5 बार दोलन करती है, तो हम इसको कहेंगे कि उस वस्तु का आवृत्ति 5 हर्ट्ज है, क्योंकि आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। ध्यान रखेंगे, आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। अब थोड़ा सा दोलन को एक बार फिर से थोड़ा समझते हैं कि दोलन, एक दोलन का मतलब क्या हुआ। यहाँ पे मान लो कोई वस्तु को हमने छोड़ा, अब ये क्या हुआ, वस्तु यहाँ तक आएगी, ये वस्तु इसको छोड़ दें तो ये यहाँ तक आ जाएगी, फिर इसके बाद उसको घूम के यहाँ तक आएगी, तो एक दोलन कंप्लीट हुआ। यानी कोई वस्तु यहाँ से चली, यहाँ तक घूमते घूमते यहाँ तक आई, फिर ये यहाँ तक आ जाएगी, तो एक दोलन कंप्लीट हुआ। अब मान चलिए कोई वस्तु है 1 सेकेंड में 5 दोलन करती है, तो इसका आवृत्ति हो गया 5 हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। देखिए आवृत्तियों के बाद फिर समझते हैं, प्रति सेकेंड में होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकेंड का मतलब हो गया 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। अब यहाँ पे एक प्रश्न आ गया, देखिए एक वस्तु 3 सेकेंड में 12 दोलन करती है तो आवृत्ति क्या होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको आराम से समझना है। आपको पता है कि 1 सेकेंड में कोई वस्तु जितना बार दोलन करेगी उसका आवृत्ति कहलाएगा, लेकिन यहाँ 1 सेकेंड के बजाय 3 सेकेंड में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं, चूंकि 3 सेकेंड में 12 दोलन। अब देखिए आप 1 सेकेंड में निकाल लीजिए, 1 सेकेंड में 12/3 दोलन हो जाएगा। इसको काटिए, ये हो गया आपका 4, यानी आवृत्ति हो गया आपका 4 हर्ट्ज। इसको लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। यहां पर देखिए एक प्रश्न और है, एक वस्तु की आवृत्ति 15 हर्ट्ज तो 2 सेकेंड में कुल दोलन की संख्या। अब यहाँ पे देखिए एक वस्तु की आवृत्ति 15 हर्ट्ज है, तो 2 सेकेंड में कुल दोलन की संख्या क्या होगी। अब यहाँ पे इस प्रश्न को आप समझें, कोई वस्तु है उसकी आवृत्ति 15 हर्ट्ज है, यानी 15 हर्ट्ज का मतलब है 1 सेकेंड में 15 बार दोलन करती है। 15 बार दोलन, 15 बार दोलन करती है, तो 2 सेकेंड में कितना करेगी आप ही समझिए। 2 सेकेंड में 15 गुना 2 बराबर 30 दोलन। जैसा लिखा हुआ वैसा लिख लें, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है इस कारण से 30 दोलन हो गया। इसका आंसर हो जाएगा 30 दोलन। अब यहाँ पे आगे समझते हैं, आवर्तकाल टाइम पीरियड कंपित वस्तु द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। यानी कोई वस्तु है, उसको एक दोलन पूरा करने में कितना समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। अब देखिए समय कह रहा है तो उसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, समय का मात्रक सेकेंड होता है, तो आवर्तकाल का ही मात्रक समय का मात्रक हुआ सेकेंड होगा, जबकि आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। ध्यान रखेंगे, आवर्तकाल को इंग्लिश में टाइम पीरियड कहते हैं। देखिए एक दोलन करने में लगा समय को आवर्तकाल कहते हैं। एक दोलन करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए इस बात को समझिए। अब कहानी हम मान लेते हैं, कोई वस्तु है जो 1 सेकेंड में, कोई वस्तु है जो 4 दोलन 1 सेकेंड में करती है, 4 दोलन 1 सेकेंड में करता है। अब देखिए समय हो गया 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 4 दोलन करता है, तो एक दोलन में करने में जो समय लगेगा उसको आवर्तकाल कहेंगे। तो एक दोलन
बराबर 1/4 सेकेंड, यानी एक दोलन करने में 1/4 चौथाई सेकेंड लगेगा। तो ये हमारा आवर्तकाल हो गया, टाइम पीरियड। यहाँ पे प्रश्न है, देखिए 1 सेकेंड में 4 दोलन, तो आवर्तकाल क्या होगा, तो 1/4 सेकेंड हो जाएगा। चलिए ऊपर वाले प्रश्न को फिर डील करते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु 3 सेकेंड में 12 दोलन करती है, तो आवृत्ति के साथ इसका आवर्तकाल भी अब निकाल के दिखाइए। पहले आप लोग इसको वीडियो को रोक के खुद से कैलकुलेट करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, तो आपका एक समझ अच्छा से विकसित होगा। अब यहाँ पर देखिए, पहले हम निकाले 3 सेकेंड में 12 दोलन, तो आपको पता है कि 1 सेकेंड में कितना दोलन, 1 सेकेंड में 4 दोलन। अब आप क्या समझते हैं यहाँ पे कि 4 सेकेंड में 3 सेकेंड में 12 दोलन है, तो यानी 1 सेकेंड में आपका 4 दोलन हो जाएगा। यानी 4 दोलन करने में 1 सेकेंड लगता है, तो 1 दोलन करने में इसको लगेगा 1/4 सेकेंड। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु की आवृत्ति 15 हर्ट्ज है, 15 हर्ट्ज है, तो उसका 15 हर्ट्ज है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। तो उसकी आवृत्ति देखिए यहाँ पे क्या करना है, 1 सेकेंड 15 दोलन करने में 1 सेकेंड लगता है, तो 1 दोलन करने में इसको लगेगा 1/15, इसकी आवृत्ति हो जाएगा 1/15। एक और टिक बता दें, अगर आपको आवृत्ति पता है तो आवर्तकाल आसानी से निकाल सकते हैं। आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल। अब देखिए, अगर आवृत्ति पता है तो आवर्तकाल आसानी से निकाल सकते हैं। आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल, इसको नोट कर लेंगे, ये आपके लिए काफ़ी काम में आएगा। अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसी क्वेश्चन को दिखाते हैं। वस्तु की आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट करते हैं, टाइम पीरियड को 1/t, टाइम पीरियड हो गया t। आवृत्ति कितना, 15 हर्ट्ज, 1/t। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति की जगह हमने यहाँ 15 हर्ट्ज दिया तो 15 डाल दिया, 1/t, ये टाइम पीरियड हो गया। अब देखिए t यहाँ जाएगा, ये t आपका यहाँ जाएगा, तो 15 नीचे आएगा, 1/15 सेकेंड आ गया, 1/15 ही तो होगा। तो ये आपका ये कहानी हो गया। तो आज के लिए इतना देते हैं, फिर आगे बताएंगे।